हाय फ्रेंड्स। लाइट को लेके कई थ्योरी दी गई हैं, जैसे कि रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं, वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं और पार्टिकल थ्योरी यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये जो थ्योरी अलग अलग तरह के फिनोमेना लाइट के ऑब्जर्व किए गए हैं, उसको समझाने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरी दी गई है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ वेव थ्योरी का ही एक टॉपिक करेंगे, जिसको लेके कौन से फिनोमेना हैं जो वेव थ्योरी को कंफर्म करते हैं, यानी कि लाइट को एज ए वेव ट्रीट करते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमने रे थ्योरी ऑफ लाइट से भी एक्सप्लेन किया जाता है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेशन इसमें काम कर जाता है। और इसी फिनोमेना को हम वेव ऑप्टिक्स यानी कि लाइट को वेव की तरह ट्रीट करते हुए भी यही फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके अलावा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस जो बिहेवियर होता है, किसी भी वेव जब कई वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट वेव जनरेट होती है, उसका एक एम्पलीट्यूड, उसकी एक इंटेंसिटी, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो भी लाइट में इस तरह का बिहेवियर ऑब्जर्व होता है, जो कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो यंग्स का एक्सपेरिमेंट है, उसमें प्रूव भी किया गया है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को प्रूव किया है, जो कि डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की तरह से एक्सप्लेन किया गया है उसमें। इसके अलावा डायफ्रैक्शन बिहेवियर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जब स्प्रेड होती है, किसी भी कॉर्नर्स या एजेस पे पड़ती है तो स्प्रेड हो जाती है, तो वो डायफ्रैक्शन बिहेवियर बोला जाता है। और पोलराइजेशन ऑफ लाइट, कोई भी अनपोलराइज लाइट पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। वो उसका बिहेवियर क्यों है? क्योंकि वो वेव नेचर है लाइट का। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ फिनोमेना है जो कंफर्म करते हैं वेव थ्योरी, लाइट को वेव की तरह ट्रीट करते हुए ये फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम लोग का टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और इसके अंदर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हम कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट की बात करेंगे। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं और नॉन कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, इसकी बात करेंगे। और इसी थ्योरी को हम इंटरफेरेंस की थ्योरी को इन दो सोर्स, कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्सेज में क्या हमको रिजल्टेंट जो वेव मिलती है, उसका एम्पलीट्यूड कैसे लिखते हैं, उसकी इंटेंसिटी कैसे लिखते हैं, और उसमें जो फ्रिंजेस ऑब्जर्व होती है उसके लिए क्या कंडीशन होती है, इसको समझेंगे। और दो तरह से समझेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में और फेसर डायग्राम के फॉर्म में। अब सबसे पहले हम लोग कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्सेज को समझ लेते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज उन सोर्सेज को बोला जाता है जो लाइट के सोर्स हैं, जो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सोर्स, वो सोर्स जिनका जो फेस होता है, जो क्योंकि वो जो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं लाइट, वो हर समय पर जो न्यू वेव क्रिएट हो रही है, उसका फेस हर समय पे कांस्टेंट है। फेस रिमेन्स कांस्टेंट, फेस डज नॉट वेरी विद टाइम, यानी कि फेस जो हर समय वेव का क्रिएट हो रहा है, उन कोहेरेंट सोर्सेज से वो फेस फिक्स्ड है, फेस इज फिक्स्ड। ये इसका मतलब हुआ, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। हर समय पर जो वो वेव क्रिएट कर रहा है वो सोर्स, वो उसका फेस हर समय पर एक ही फेस से क्रिएट कर रहा है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन नॉन कोहेरेंट सोर्सेज में ऐसा नहीं होता। नॉन कोहेरेंट सोर्सेज में क्या होता है कि फेस इज टाइम वेरिंग। हर बार जो एक नई वेव क्रिएट कर रहे हैं वो डिफरेंट फेस से करते हैं। फेस इज टाइम वेरिंग। ये तो बात हो गई कि कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। अब यहाँ पे इनको लेके इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो जैसा कि इस फिगर में भी दिखाया हुआ है कि दो सोर्सेस S1 और S2, दोनों सोर्स इंटरफेयर कर रहे हैं। उनका जो लाइट वेव आ रही है S1 और S2 से, वो इंटरफेयर कर रहे हैं पॉइंट P पर, और उसकी वजह से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, उसकी रिजल्टेंट की इक्वेशन लिख कर देखते हैं, और उसमें हम मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी, और उसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सोर्स S1 की इक्वेशन एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं। S1 सोर्स है, उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं y1 इज इक्वल टू a cos kx माइनस ओमेगा टी, और y2 सोर्स S2 की वजह से जो इक्वेशन है उसको भी इसी तरह से लिखते हैं y2
इज इक्वल टू ए कॉस, हम यहाँ पे मान लेंगे कि एक फेज डिफरेंस है, एक जनरल फेज डिफरेंस मान लेते हैं दोनों के बीच में फाई। अब ये दोनों जब इंटरफेयर करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से हम इनकी इंटरफेरेंस की इक्वेशन लिखते हैं। तो y जो रिजल्टेंट है y1 प्लस y2। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। हमने ये माना हुआ है कि दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, a सेम माना हुआ है और फ्रीक्वेंसी सेम है, वेव लेंथ सेम है, सब कुछ हमने सेम माना हुआ है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस है दोनों के फेसेस में। फाई फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है दोनों वेव्स में, तो उसकी वजह से जो रिजल्टेंट वेव क्रिएट करेगी बनेगी उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा और रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी वो लिखते हैं। तो हम ऐड करके देखते हैं। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 ये वाला फॉर्मूला आएगा। तो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करें, इन दोनों को ऐड करें तो हम लिख सकते हैं 2a cos 5 बाई 2 और cos kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2। ये इक्वेशन हो गई जो खुद एक वेव की इक्वेशन है, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है। इसमें ये वाला पार्ट तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, ये वाला पार्ट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लिख सकते हैं। इस इंटरफेरेंस के बाद जो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन हमने लिखी उससे हमको पता चल गया ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला 2a cos 5 बाई 2। इससे हमको इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता चल जाएगा, इंटेंसिटी रिजल्टेंट इज इक्वल टू, इसको प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं इज प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5 बाई 2। ये हमने एक जनरल इक्वेशन लिख दी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5 बाई 2। अब इसमें मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं। अब हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज के इंटरफेरेंस की बात करते हैं। अभी जो हमने इक्वेशन डिराइव करी थी जिसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने लिखा था उसको लिखते हैं पहले ए रिजल्टेंट, जो हमने लिखा था 2a cos 5 बाई 2। यहाँ पे 5 हमने बोला था फेज डिफरेंस है दोनों वेव सोर्सेज में S1 और S2 में जो इंटरफेयर कर रहे थे पॉइंट P पर, और इसके आधार पर हमने लिखा था I रिजल्टेंट, इंटेंसिटी रिजल्टेंट is proportional to 4a square cos square 5 by 2। अब यहाँ पर अगर ये सोर्स कोहेरेंट है तो उसमें मैक्सिमा और मिनिमा प्रोड्यूस हो सकता है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि cos 5 by 2 जो फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी, यानी कि टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, इसलिए वो किसी भी एक वैल्यू पे या तो मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है या मिनिमम वैल्यू दे सकता है। तो इसलिए ये देखने वाली बात है कि सिर्फ कोहेरेंट सोर्सेज में ही मैक्सिमा या मिनिमा प्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि एक फिक्स्ड वैल्यू है फाई की, जिसकी वजह से क्योंकि वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है इसलिए वो या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा की कंडीशन क्रिएट कर सकता है। तो मैक्सिमा की कंडीशन कब क्रिएट होगी? जब cos 5 by 2 की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगी। उस केस में ए रिजल्टेंट हो जाएगा प्लस माइनस 2a। ये तो हो गया मैक्सिमा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमको मिल रहा है जब cos 5 by 2 की वैल्यू प्लस माइनस 1 है। ये सिर्फ पॉसिबल है कोहेरेंट सोर्सेज में, क्योंकि फेज कांस्टेंट जो फाई है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अगर टाइम के साथ भी चेंज हो जाएगा तो ये वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी और इसलिए मैक्सिमा की सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पाएगी। इसी तरह से मिनिमा भी क्रिएट हो सकता है। मिनिमा मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0। वो कब क्रिएट हो सकता है? जब cos 5 by 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। उस केस में ए रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। इसको हम मैक्सिमा को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोलते हैं और मिनिमा को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। ये इसके नाम हो गए। और ये कोहेरेंट सोर्स में हमने मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन लिख दी। अब इंटेंसिटी की बात करते हैं।
तो यहाँ पर मैक्सिमा के केस में इंटेंसिटी आई रिजल्टेंट जो अभी हमने लिखा इज प्रोपोर्शनल टू 4a² cos स्क्वायर 5/2। अब हमको एक बात पता है कि जो दो सोर्सेस थे उनकी इंटेंसिटी हम मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड a था, S1 और S2 दोनों की इंटेंसिटी सेम मान लेते हैं क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड हमने सेम माना हुआ था। तो वहां पर हमने लिखा था I इज प्रोपोर्शनल टू a²। उनका अपना अपना एम्पलीट्यूड a है तो उनकी अपनी इंटेंसिटी I इज प्रोपोर्शनल टू a² हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं, यानी कि I रिजल्टेंट इज इक्वल टू 4I cos स्क्वायर 5/2। ये तो एक जनरल इक्वेशन हो गई जिसमें हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी को ओरिजिनल इंटेंसिटी जो किसी भी एक सोर्स की थी I उसके टर्म्स में एक्सप्रेस किया। अब मैक्सिमा कब होगा, ये वाली कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जब cos 5/2 +-1 होगा तो मैक्सिमा होगा। यानी कि मैक्सिमा के केस में, मैक्सिमा मतलब ब्राइटनेस मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम लिख सकते हैं cos 5/2 +-1। तो अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो 4I आ जाएगी, यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी ओरिजिनल इंटेंसिटी किसी भी एक सोर्स से। और मिनिमा जब cos 5/2 की वैल्यू 0 हो गई तो मिनिमा हो गया। अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो I रिजल्टेंट यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 हो गई, यानी कि डार्कनेस। तो ये हो गया इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ब्राइटनेस और डार्कनेस को एक्सप्लेन किया। इंटेंसिटी 4I जब यहाँ पे ब्राइटनेस हो गई और डार्कनेस हो गई जब इंटेंसिटी हो गई 0। ये सिर्फ कोहेरेंट सोर्स की बात है जहाँ पे हम इस तरह के मैक्सिमा और मिनिमा की सिचुएशन को लिख सकते हैं और उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इंटेंसिटी को भी। अब अगला हम नॉन कोहेरेंट सोर्स को भी देखते हैं। अब नॉन कोहेरेंट सोर्सेज के केस में यही चीज समझते हैं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला लिखते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, ए रिजल्टेंट जो अभी हमने लिखा था 2a cos 5/2, और इसके आधार पर लिखा था रिजल्टेंट इंटेंसिटी I रिजल्टेंट इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू 4a² cos स्क्वायर 5/2। अब यहाँ पर नॉन कोहेरेंट सोर्स की वजह से क्या दिक्कत हुई कि उसका जो फेज है फाई, जो फेज डिफरेंस है वो टाइम वेरिंग है, हर समय टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो इसलिए मैक्सिमा और मिनिमा का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू फाई की फिक्स नहीं है, तो कैसे मैक्सिमा और मिनिमा क्रिएट हो सकता है। इसलिए इसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि टाइम के साथ चेंज होने की वजह से हमको उसकी एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी कि इंटेंसिटी I रिजल्टेंट की एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी इन वन साइकिल। हम बोलेंगे I एवरेज इन वन साइकिल। तो इसी फॉर्मूले में यानी कि I रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में cos स्क्वायर 5/2 वाला टर्म टाइम वेरिंग है, तो उसको एक साइकिल में उसकी एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, उसको यूज करते हैं। तो I एवरेज इन वन साइकिल हम लिख सकते हैं I एवरेज इज इक्वल टू 4a² को, जो अभी हमने पहले वाले फॉर्मूले में लिखा था, क्योंकि इंटेंसिटी I इज प्रोपोर्शनल टू a² है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4I और cos स्क्वायर 5/2 की एवरेज वैल्यू इन वन साइकिल। अब हमको ये cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू जो एक साइकिल में होती है वो होती है 1/2, हाफ होती है। तो उसको यूज करते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 5/2 इन वन साइकिल इज 1/2। तो इसकी हेल्प लेके हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4I इंटू 1/2। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया, इंटेंसिटी एवरेज आ गई 2I, जैसे कि दोनों का इंटेंसिटी ऐड होके आ गया हो। क्योंकि दोनों नॉन कोहेरेंट सोर्स थे, उनकी वजह से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई
वो यूनिफॉर्म आई है, कहीं पे मैक्सिमा मिनिमा की बात नहीं हो रही है, और 2i जैसे दोनों की इंटेंसिटी ऐड होकर आई है। यह बिहेवियर नॉन कोहेरेंट सोर्सेज का इंटरफेरेंस बिहेवियर हमको डे टू डे लाइफ में ही ऑब्जर्व होता है। जैसे कि हम अपने रूम में अगर एक बल्ब जलाते हैं और फिर 2 बल्ब जलाते हैं तो हमको क्या लगता है कि इंटेंसिटी डबल हो जाती है, हमको फ्रिंजेस ऑब्जर्व नहीं होती हैं अपने रूम में, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस ऐसे ऑब्जर्व नहीं होती हैं। इसलिए क्योंकि जो कन्वेंशनल सोर्सेज हम यूज करते हैं, लाइट बल्ब एटसेट्रा, वो सब नॉन कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, इसलिए उसमें फ्रिंजेस उनके इंटरफेरेंस से हमको नहीं दिखती हैं। तो ये कॉमनली हम डे टू डे लाइफ में इस तरह का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। 2 बल्ब जलाने पे हम खुद ही देखते हैं, खुद ही ऑब्जर्व करते हैं कि इंटेंसिटी डबल हो जाती है। वही हमने यहाँ पर इस तरह से प्रूव किया, I एवरेज 2i। अब यही चीज हम लोग फेसर डायग्राम की मदद से बहुत आसानी से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं। अभी जो हमने इक्वेशन की मदद से हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट किया था, वही एक्सरसाइज करते हैं फेसर डायग्राम की मदद से। जैसा कि यहाँ पे दिखाया, 2 वेव्स, वही S1 और S2 जो सोर्सेस थे, उसकी वजह से 2 वेव जो इंटरफेयर कर रही थी, उनका एम्पलीट्यूड हम यहाँ पे एक जनरल मान लेते हैं कि एम्पलीट्यूड A1 और A2 जो हमने पहले इक्वल माना था, अब उसको यहाँ पे जनरलाइज कर देते हैं। तो फेसर डायग्राम क्या बोलता है कि अगर दो फेसर्स को वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं और उनके बीच में अगर एक फेस डिफरेंस है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए फाई फेस डिफरेंस मान लेते हैं, और इनका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर एडिशन की तरह हम कर सकते हैं दोनों को, और रिजल्टेंट हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इनका वेक्टर एडिशन करते हैं, एक पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से हम इसको बना लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, ए रिजल्टेंट। अब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम ये ए रिजल्टेंट स्क्वायर को लिख सकते हैं। ए रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये एक जनरल फॉर्म में हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को लिखा, इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं अगर हमको A1 और A2 पता है और फेज डिफरेंस फाई पता है। इसी चीज को हम इंटेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन को हमको अगर इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हमको ये पता होता है कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होता है, तो I1 इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है, A1 स्क्वायर, और I2 प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर, और I रिजल्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू A रिजल्टेंट स्क्वायर। तो इसकी मदद से हम लिख सकते हैं I रिजल्टेंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 cos फाई। ये हो गई इक्वेशन एक जनरल फॉर्म में, जब दोनों का एम्पलीट्यूड हमने डिफरेंट लिया है। अब अगर हम दोनों को इक्वल करके एक बार चेक करते हैं कि हमारी वही इक्वेशन आती है कि नहीं, तो दोनों को इक्वल करते हैं। इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A मान लेते हैं, दोनों को इक्वल मान के ऊपर वाले इक्वेशन में लिखते हैं A रिजल्टेंट स्क्वायर। A रिजल्टेंट स्क्वायर ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos फाई। इसको ट्रिग्नोमेट्री की मदद से अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2A स्क्वायर 1 प्लस cos फाई, और इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं A रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2A cos फाई बाई 2। ये वही इक्वेशन आ गई जो हमने पहले डिराइव करी थी जब हमने A1 और A2 को इक्वल माना था A के बराबर। यहाँ पे फेसर डायग्राम की मदद से हमने उसी फॉर्मूले को स्पेशल केस की तरह डिराइव किया, जबकि जनरल केस तो ये हमने ऊपर डिराइव किया हुआ है। इसकी मदद ले सकते हैं कभी भी जब भी एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट दिए हुए हैं। और इसी तरह से हम इस इक्वेशन इंटेंसिटी की भी इक्वेशन को यही बोल सकते हैं, इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I,
तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन को भी लिख के प्रूव कर सकते हैं जो हमने पहले लिखी थी। आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू आई प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर इंटू कॉस फाई। अगर इसको हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 4i, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं, 4i कॉस स्क्वायर 5/2। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री होता है।